तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि डिटर्मिनेंट में हम लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस टॉपिक में और इस लेक्चर में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड कि और क्या क्या कैटेगरीज में क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं सॉल्व करने के लिए। मेनली क्या है कि एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखते हैं तो कुछ ये बेसिक एक ही क्वेश्चन, एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, बट आपको ट्रांसपोज प्रोडक्ट के भी क्वेश्चंस, कई और कैटेगरी के क्वेश्चंस जो है जो कि आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो सभी तरह के क्वेश्चंस हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझते हैं कि ये जो हमें गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ए इनवर्स। तो पहले तो यही है कि फाइंड इफ ए इक्वल्स टू दिस देन फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो पहले जो हमें ए दिया गया है, इस ए की हेल्प से पहले हम ए इनवर्स निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप्स लेने हैं जिसमें आपका ए इनवर्स बहुत क्लियरली निकल जाएगा। पहले आपको अगर ए इनवर्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, आप पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। इफ इन केस डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर आपने ए है तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और डिटर्मिनेंट अगर आपका 0 आया तो आप उस ए मैट्रिक्स को कह सकते हैं क्या कि वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता, इनवर्स नहीं निकलता। इनवर्स आपका तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो। अगर आपका 0 आ रहा है, 0 है, तो क्या कहते हैं, आप इनवर्स नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपका 0 नहीं आ रहा है तो फिर आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इस पर्टिकुलर जो गिवन मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है। तो हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो हमें ये ए दिया गया है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से लाइन बनाऊंगा और मैं क्या करूंगा, इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूंगा, 1 2 -1 3 2 -2 2 -1 एंड 1। ओके, तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है ये एक अनसॉल्व्ड डिटर्मिनेंट है, यानी कि ये एक वैल्यू है बट ये अभी सॉल्व नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि ये हमारे पास R1 R2 R3 रोज है। ठीक है, तो या तो हम R1 R2 R3 किसी भी एक रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का तरीका आपका क्या रहेगा कि अगर मैं लिख लेता हूं कि एक्सपेंशन अलोंग R1, यानी कि रो 1 के अलोंग मैं क्या कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो, रो 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये रहे। ठीक है, एक फॉर्मेट आप याद कर लीजिए जिससे आपका क्या होगा, आपका समय बचेगा प्लस चीजें गलत होने से बचेंगी। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अक्सर इस तरह का क्वेश्चन एक डेफिनेटली आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। बच्चे कई बार करते हैं बट उनके राइट आंसर्स नहीं आते। अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कटेंगे। एग्जैक्ट आंसर लाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए आपको केवल और केवल जो करने का तरीका है उसको आपको स्टैंडर्ड करना पड़ेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर एक तरीके को बहुत केयरफुली आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं अगर R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए मैं क्या करूंगा, यहां साइन होते हैं या प्लस माइनस और प्लस कंसीडर कर लीजिए। वैसे -1 की पावर I प्लस जे इसका पूरा बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट है, बट आप डायरेक्टली इसको क्या प्लस माइनस और प्लस करिए। तो पहले साइन से आप साइन ले लीजिए, डन। उसके बाद अब आप क्या कीजिए, R1 का पहला एलिमेंट कौन है, 1, हाँ या ना। उसके बाद इस तरह से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। नाउ फिर साइन क्या है, माइनस। ठीक है, मैंने माइनस लिया, पहले प्लस था मैंने प्लस लगा दिया। ठीक है, फिर माइनस है तो मैंने माइनस लिया, फिर नंबर क्या है 2 तो मैंने 2 लिख दिया, डन। और फिर मैंने उसके लिए भी ब्रैकेट ले लिया। ठीक है, नाउ उसके बाद साइन क्या है, प्लस, फिर नंबर लिया मैंने कितना
माइनस ऑफ 1, और फिर मैंने क्या किया, इस तरह से ब्रैकेट दे दिया। ये एक फॉर्मेट है। आप इस फॉर्मेट को जब भी आप डिटरमिनेंट सॉल्व करें, समय को बचाने के लिए आप क्या कर, ठीक है। तो अगर आपको एरर फ्री काम करना है और समय बचाना है तो आप इस तरह से फॉर्मेट बना लें। अब आपने इस तरह से फॉर्मेट बना लिया, यानी कि साइन मार्क कर दिया और वो पर्टिकुलर एलिमेंट मार्क कर दिया, फिर ब्रैकेट बना लिया, साइन मार्क कर दिया, वो एलिमेंट ले लिया, फिर ब्रैकेट बनाया, साइन एलिमेंट एंड ब्रैकेट। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर जो एलिमेंट लिया है इसकी रो और कॉलम को हम हाइड करेंगे, तो हमारे पास एक सब डिटर्मिनेंट बनेगा 2 by 2 का। तो सब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होगा, इस तरह से 2 into 1 क्या आया 2, माइनस इंटू -1, -2 इंटू -1 क्या बनेगा 2। तो ये मैंने इस तरह मार्क कर दिया। नाउ फिर जब मैंने एक एलिमेंट लेना है 2, तो 2 की कॉलम और रो को मैं हाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या कुछ इस तरह के एलिमेंट आएंगे। तो 3 into 1 3, माइनस, बीच में माइनस आएगा हमेशा, ठीक है। ये साइन यहां से डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद ये कितना आएगा, माइनस का 4, और माइनस है तो यहां पर क्या बन चुका है, प्लस का 4। ओके, नाउ आफ्टर दिस मैंने क्या किया, कॉलम और रो को हाइड किया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ऑफ 3 एंड क्या बनेगा हमारे पास, माइनस फिर 4। इसको अब आप सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, यहां तो हमारे पास कुछ नहीं है, ये तो हमारा कट हो गया, इसका पूरा 0, क्यों, क्योंकि -2 + 2 कट करके 0 और ये खत्म हो गया। यहां कितना, माइनस का 2 इंटू कितना 7, डन। और यहां कितना, माइनस ऑफ 1 इंटू माइनस ऑफ 7, माइनस ऑफ 7, इसको आप इंटू कित करेंगे, माइनस ऑफ 14 एंड प्लस ऑफ 7, तो 14 एंड ये हमारे पास प्लस ऑफ 7, तो ये हमारे पास कितना बनेगा, माइनस ऑफ 7, डन। तो यहां पर हमारे पास डिटरमिनेंट कितना निकल करके आया, -7। मैं चेक कर लेता हूं। ओके, सो डिटरमिनेंट हमारा -7 आया। तो अब कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स आप निकाल सकते हैं। क्या है, सो गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो गिवन मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कट हो रहा है क्या, कहां से, ठीक है, मैं यहां मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैंने -7 लिखा, डन। सो हम यहां पर कह पाएंगे, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A does not equals to 0, so the given matrix is a non singular मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। अगर इक्वल टू 0 आ जाता डिटरमिनेंट, तो आप क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स, यहां पर हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। पता चले आप इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स आपने निकालना शुरू कर दिए, ठीक है, आप इसका एडजॉइंट फाइंड कर रहे हैं, बट आपने अगर लास्ट में इसका डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट आ गया 0, फिर आप क्या करेंगे कि, तो इससे अच्छा है कि आप उसको पहले ही देख ले क्या डिटरमिनेंट उसका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। नाउ आफ्टर दिस, जैसे ही आप इसका क्या कर लें, आप इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, उसके बाद हम बात करेंगे इसके माइनर्स की, ठीक है। हम निकालेंगे क्या, माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए आपको क्या करना है, आप इंडिविजुअली देखें तो आप अलग अलग भी माइनर फाइंड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एक साथ एक ही बार में माइनर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक मैट्रिक्स ही फॉर्म कर लेता हूं, जो कि एक थोड़ी बड़ी सी मैट्रिक्स बना लेता हूं, डन, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड कर रहा हूं। तो पहला एलिमेंट मेरा क्या है 1, यानी कि R1 रो 1 और कॉलम 1 का मैं फर्स्ट एलिमेंट निकाल रहा हूं जिसका मुझे माइनर चाहिए। तो माइनर के लिए मैं क्या करूंगा, इस 1 को लिया और इस 1 की रो और कॉलम को हाइड किया, तो जो बचे रहे, ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स हमारे बचे रहेंगे वो सब डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे और वही हमारे क्या कहलाएंगे, माइनर। तो मतलब से हम M11 हमारा जो होगा वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2, -2, -1 और 1। क्लियर है। अगर आप फाइंड कर रहे हैं M रो 1 कॉलम 2 माइनर 1 2, ऐसे ही आप फाइंड करेंगे M1 3। आ रही बात समझ में। ऐसे ही मैं यहां पर M21 और M31। तो आप क्या करेंगे, अगर आप एक बार फॉर्मेट बना लेंगे फिर आपके पास केवल और केवल नंबर्स को सॉल्व करना रह जाएगा। अगर आप एक बार फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो बार बार आपको नंबर्स को पिक करना पड़ेगा, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, बार बार पिक करना पड़ेगा, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे आपके द्वारा आपसे एक कोई भी छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, प्लस माइनस की छोटी सी मिस्टेक हो गई मान लीजिए, तो वहीं से आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना गलत शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यहां पर मैं M22 माइनर फाइंड करना है मुझे, यहां पर M23 माइनर मुझे फाइंड करना है, यहां मुझे M32 फाइंड करना है, यहां मुझे M क्या फाइंड करना है, M33 फाइंड करना है मुझे। ठीक है। अब सबके मैं माइनर्स निकालना शुरू करूंगा। कैसे, मैंने 1 लिया, 1 की रो और कॉलम को मैंने इस तरह से हाइड किया, तो जो मेरे पास सब मैट्रिक्स बना वो मेरा क्या हुआ, एक 1 का माइनर कहलाएगा। अब मैं अगर 2 का माइनर निकाल रहा हूं, ये यानी कि जो 2 है वो एलिमेंट कौन सा है, रो 1 कॉलम 2, यानी कि 1 2 है, माइनर निकाल रहा हूं ना, तो उस 1 2 एलिमेंट की रो कॉलम को हाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3 -2 एंड 2 1। ठीक है। अब मैं अगर एलिमेंट 1 3 यानी कि रो 1 कॉलम 3 का अगर माइनर निकाल रहा हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3 2 एंड 2 -1। क्लियर है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं माइनर फाइंड कर रहा हूं M21 का, ठीक है, तो अब माइनर फाइंड कर रहा हूं किसका, 3 का, यानी कि M21 के लिए, तो इसकी रो और कॉलम को हाइड करूंगा, 2 -1 एंड -1 और 1। ठीक है। फिर मैंने जब इसके लिए माइनर लिया तो 1 -1 2 1। पहले मैं एलिमेंट मार्क कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं, ठीक है, सभी के लिए। यहां पर क्या आएगा, इसके लिए 1 2 एंड 2 -1। ठीक है। फिर अगर मैं इसका ले रहा हूं 3 1 के लिए तो 2 -1 एंड 2 -2। अगर मैंने 3 2 के लिए लिया क्या कहते हैं माइनर, तो मेरे पास आएगा 1 -1 एंड क्या आएगा, 3 -2। आप एक बार चेक करते जाइए, अगर आपको कहीं भी लगता है कि मैंने एक्सप्लेन करते हुए या यहाँ पर बता रहा हूँ बट गलत लिख दिया तो आप मुझे मार्क करा दें। ठीक है। नाउ 3 3 तो क्या है, 1 2 एंड 3 2। ठीक है। मैंने ध्यान से देखो, ये एक क्वेश्चन जो है सॉल्व तो अगर आप सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आपके बुक में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप काफ़ी लंबे समय से या टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल में, तो आप लोग इसको, आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आता है इसको। मैं यहाँ पर आपसे ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में माइनर्स किस तरह से निकालना है। द मेन मोटिव मेरा जो है इस क्वेश्चन में माइनर्स फाइंड करना नहीं सिखा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक फॉर्मेट को फॉलो करें। एक फॉर्मेट यानी कि आपने एक तरीका, इसको एक इनवर्स निकालने का तरीका जो आपने याद किया, ठीक है, उसी तरीके से, उसी मेथड से, उसी लिखने के फॉर्मेशन से आप एग्जाम में लिखें। ऐसा नहीं है आप इंडिविजुअल अलग अलग माइनर्स निकाल रहे हैं। ठीक है। तो उससे क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, कैलकुलेटिव मतलब से कैलकुलेशन में मिस्टेक ज्यादा हो सकती है। एक बार हमने इस तरह से सारे माइनर्स हमारे यहाँ मार्क हो गए हैं, अब इसके बाद अब हमारे पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है। क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है। 2 × 1 -2 × -1, सो कितना बनेगा, 2। तो ये क्या हो गया, हमें इसका आंसर 0। ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, 3 माइनस का
4, तो कितना आया ये 7। ठीक है, यहां देखो माइनस ऑफ 3 माइनस 4 क्या माइनस ऑफ 7। ठीक है, यहां देखो यहां पर 2 माइनस और ये क्या माइनस यानी कि 1 यानी कि ये +1 आएगा, सो ये हमारे पास फाइनली क्या देगा 1। ठीक है, यहां देखिए यहां क्या बचेगा 1 माइनस क्या आएगा -2 यानी कि +2 बचा माइनर कितना 3। उसके बाद ध्यान से देखिए यहां पर -1 -4 कितना आएगा -5। यहां पर -4 माइनस कितना आएगा -2 यानी कि +2 बन जाएगा, तो ये -2 बनेगा। यहां देखिए आपके पास -2 माइनस -3 कितना बना -5। चेक करते जाइए यही आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए क्या आएगा 2 माइनस 3 2 6 M32 क्या सॉरी ये 3+3 तो ये 1। ओके, आप मुझे मार्क करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या है ये हमारे पास 2 और ये 3 2 6 तो ये हमारे पास -4 आएगा। डन। यानी कि आप ध्यान से ये समझ लीजिए कि मुझे यहां पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी -7। सबकी यही आ रही थी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -7। डन। और ये मेरे पास माइनर्स आ गए। ठीक है, अब माइनर्स आने के बाद अब मैं क्वेश्चन को क्या कर रहा हूं इक्वेशन लिखा रहने दे रहा हूं और मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं ताकि मैं आगे क्वेश्चन आप लोगों को बता पाऊं। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप नोट कर ले। ठीक है, चलिए तो लिसन यहां पर अब मैं क्या कर चुका हूं मैंने डिटर्मिनेंट निकाल चुके हैं जो कि हमारा -7 आया और माइनस हमने इस तरह से निकाले। क्या हुआ इंडिविजुअल M1 M11 M12 M13 इस तरह से सारे माइनर्स हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, नाउ इसके बाद अगर हम बात करें जैसे ही हमारे पास माइनर्स आए अब हमें निकालना पड़ेगा क्या कोफैक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स, ए मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर होगा। ठीक है, मैं मैट्रिक्स बना करके ही माइनर्स फाइंड कर रहा हूं, बाकी बुक्स में इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं इसलिए ताकि हम लोगों को लिखने में आसानी रहे और चीजों को सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, सो लिसन कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ ए यहां पर हमने बात की माइनर्स ऑफ ए। ठीक है, अब कोफैक्टर्स ऑफ ए में आपको कुछ भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट इस तरह से एक ए मैट्रिक्स पर मतलब से एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट बना लीजिए। डन। अब यहां पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस। आ रही बात समझ? अब जो भी आपके माइनर्स हैं उन माइनर्स को लेकर के आप यहां पर पुट कर दीजिए और वो भी ब्रैकेट के साथ। तो क्या आएगा पहला 0, दूसरा माइनर कितना आया था हमारे पास 7, अगला माइनर कितना था -7, फिर 1, फिर कितना आया हमारे पास 3, फिर -5, फिर -2, 1 एंड -4। डन। तो ये हमारे पास माइनर्स निकालने में ही आपका एफर्ट लगा और मुझे नहीं लगता कि हमने इसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा कैलकुलेशन किया है, जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, हाँ या ना। ठीक है, माइनर्स फाइंड किए एंड देन माइनर्स को जो भी माइनर्स हैं उनको साइन के साथ हमने कंसीडर किया तो हमारे पास फाइंड हो गए क्या कोफैक्टर्स। डन। तो कोफैक्टर्स निकल आए, ये वाला पार्ट मैं इरेज कर दूं। ठीक है, अब बात आती है कि अगर उन्होंने माइनर्स पूछे हैं तो आप माइनर्स ऐसे निकाल दे, कोई भी 3/3 के लिए। ठीक है, कोफैक्टर्स पूछे हैं तो आप इस माइनर्स फाइंड करना ही पड़ेगा, देन फिर आप कोफैक्टर्स निकाल पाएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं जैसे ही हमारे पास कोफैक्टर आ चुका है, आपसे पूछा जाए ठीक है एडजॉइंट ए, वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड एडजॉइंट ए। ठीक है, तो फाइंड एडजॉइंट ए के लिए एडजॉइंट जो ए है
एडजॉइंट ए है जो आपका, वो क्या होने वाला है, वो होगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। मैंने एक कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाई, अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। डन। सो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रोज एंड कॉलम्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। चाहे आप सारी रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब से रो 1 को कॉलम 1 बना दीजिए या कॉलम 1 को रो 1 बना दीजिए। आ रही बात समझ में? तो यहां पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो पहला 0 माइनस ऑफ 7 माइनस ऑफ 7, डन। उसके बाद -1, फिर 3 है, फिर -1 3 एंड देन फिर 5, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा। उसके बाद यहां देखिए -2 -1 एंड -4, डन। तो यहां पर आपके पास -2 -1 एंड -4, ये हमारे पास क्या निकल करके आ चुका है, ये हमारे पास अभी तक एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, मैंने ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिया, मैं बीच बीच में आप लोगों को ये भी बताता जा रहा हूं कि ये बेसिक क्वेश्चन क्यों लिया। बेसिक क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आप इसमें माइनर्स कैसे फाइंड करने हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है और कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करना है, ये सब आप सीख लें। आ रही बात समझ में? क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम लोग उतना डिटेल में नहीं करेंगे। डिटेल मतलब से लाइक मैं उसमें माइनर्स कैसे निकालना, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि माइनर्स इस तरह से निकल रहे हैं हमारे, या ये वैल्यूज आ रही है माइनर्स की। ठीक है, सो हमारे पास यहां पर एडजॉइंट आ गया। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, यहां पर हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, आपकी मैट्रिक्स जो है ये ये जो भी है और हमारी भी मैट्रिक्स, आप दोनों की तो सेम है लेकिन बुक की अलग है। कोई बात नहीं, हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, बट प्रोसेस यही है। ठीक है, बट प्रोसेस यही। तो अगर देखा जाए हमें निकालना है क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, जो कि हम अगर वैल्यूज पुट करें 1/-7 और एडजॉइंट क्या रहने वाला हमारा, मैं 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहने वाला है, -7। तो ये 0 -1 -2 -7 3 -1 एंड -7 और ये 5 एंड -4, ये हमारे पास क्या फाइंड होकर के आ गया है, इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, चलिए तो नोट करिए। तो यहां पर हम क्या कर चुके हैं, यहां पर हम अभी तक ए इनवर्स फाइंड कर चुके हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखिए, ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन रहता है इस तरह का, फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अगर आपसे उन्होंने ए इनवर्स नहीं कहा होता तब आप क्या करते, आपको केवल वो इस तरह से ये जो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं वो कहते सॉल्व दीज लीनियर इक्वेशंस, तब आप क्या करते, तब भी आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता, सॉरी तब भी आपको इनवर्स फाइंड करना पड़ता। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो ध्यान से समझिए और सुनिए मेरी बात को। यहां पर अभी तक हम क्या कर चुके हैं, जो ए मैट्रिक्स है उसका हम इनवर्स फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसी ए इनवर्स को यूज करते हुए हमें इन मैट्रिक्स को क्या करना है, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पर हमारे को ये जो 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन 3, ठीक है। तो इन इक्वेशन से हम हमारी कुछ मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, हम इनको ब्रेक करेंगे, इनसे हम एक कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स सेपरेट करेंगे। डन। तो लिसन, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ax = b के फॉर्मेट में कर ले रहे हैं।
तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स रहेगी मैंने उसको ए नाम दे दिया, आप इसको बी सी कुछ भी दे सकते हैं या ठीक है पी क्यू यूज कर सकते हैं। तो अगर इस देखा जाए तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी 1 2 -1। अगला कितना है 3 2 -2 एंड 2 -1 1। वेरिएबल्स देखे जाएं तो इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का। डन। इसका ऑर्डर कितना है रहने वाला है 3/1। x रहेगा, y रहेगा और z रहेगा। यहां पर हमारे पास एक वेरिएबल कांस्टेंट मैट्रिक्स बनेगी जो कि कांस्टेंट्स कितने हैं हमारे पास 6 3 एंड 2। मार्क कर लिए। अब लिसन, मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने इन लीनियर इक्वेशंस को इन फॉर्मेट में ऐसे ही नहीं कर लिया, ध्यान से समझिए। ये बस लिखने का तरीका हम लोगों ने चेंज किया है, लिखने का तरीका हम लोगों ने केवल और केवल चेंज किया है। क्यों, ध्यान से सुनिए और कैसे। तो अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स का ध्यान से देखिए, यहां 3 और यहां 3 है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई जब भी हम करते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स के बीच में, तो हम चेक करते हैं कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई आपका नहीं होगा। आ गई बात समझ में। नाउ अगर आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो 3/1 का, यानी कि 1 2 3 रो 3 आएंगी, कॉलम ये पूरा एक ही है। फिर जब आप इक्वेट करेंगे तो इक्वेट किससे होगा 6 से। तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, यानी कि जो ये इक्वेशंस दी गई हैं इनको हमने जस्ट वेरिएबल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जो कि मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया, ठीक है। अब जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो ध्यान से सुनिए, यहां पर आपको नोट क्या करना है। एक्चुअली ध्यान से मेरी बात यहां पर देखिएगा, थोड़ा सा आप ये नोट बना लें और ये आपके काम में रहेगा, ठीक है। जैसे हमने ax = b लिखा, ठीक है। अगर मैं बोथ साइड a इनवर्स का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो a इनवर्स a, ध्यान से सुनिएगा, x = a इनवर्स b, ठीक है। तो क्या होगा, a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू क्या मिलता है हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये क्या बन जाएगा, Ix = a इनवर्स b। डन। अब क्या करना है, हम जानते हैं I का आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो हमें क्या मिलेगा यहां पर, x = a इनवर्स b। आगे बात समझ में कि नहीं। तो यानी कि ये जो a था, इस a को अगर वहां ले जाना है इक्वल के दूसरी तरफ, तो इस तरफ क्या करना पड़ेगा, हमें इनवर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा। यानी कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसमें अगर हम इसके इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो अब ध्यान से देखो, इसका इनवर्स अगर ये और ये, पहली बात तो हमने अभी a का इनवर्स निकाला कि नहीं निकाला, हाँ या ना। अगर ये वाली मैट्रिक्स जो हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाई और जो a दिया गया, अगर ये दोनों हमारे मैच हो रहे हैं तो हमने जो a का इनवर्स निकाला था वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हाँ या ना। हम दोबारा क्यों निकालें, देखिए 1 2 -1 1 2 -1 3 2 -2 एंड 2 -1 1। तो इसका जो इनवर्स है या इसका जो इनवर्स है वो तो यही आने वाला है, हाँ या ना। क्या कुछ अलग इनवर्स आएगा इसमें सॉल्व करने पे, नहीं आएगा ना, यही सॉल्व होकर के आएगा, है ना। तो इसमें इसलिए यहां पर ये कहा गया है यूज इट, फाइंड a इनवर्स एंड यूज इट, इन उसी इनवर्स का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट मैट्रिक्स से कंपेयर करके, ठीक है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इक्वल ला करके, आ रही बात समझ में। तो यहां पर हम डायरेक्टली a इनवर्स यहां से पुट कर सकते हैं यहां पर।
तो x इक्वल्स टू क्या होगा, ए इनवर्स आया है 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 अपॉन 7। उसके बाद ध्यान से देखो ये क्या बनेगा, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7 3 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस ऑफ 4। आ गई बात समझ में कि नहीं। और हमारे पास जो b है वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट यहां पर लिखा हुआ है 6 3 2। डन। तो यहां पर अब आप समझ चुके होंगे कि ए इनवर्स क्यों निकाला। अगर ये नहीं दिया जाता आपको और केवल आपको क्या लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी जाती, तब भी आपको इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तब आपको कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ता। आ रही बात समझ में। तो ए इनवर्स तो आपको निकालना पड़ता, या तो वो आपसे पहले कह देंगे क्वेश्चन में कि फाइंड ए इनवर्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का एक उन्होंने पहले से बना के दिया होगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और उन्होंने क्या होगा फाइंड ए इनवर्स, या फिर वो आपसे कह देंगे, क्या कह देंगे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, तब आपको दोबारा से इनवर्स निकालना पड़ेगा, यानी कि ये बनाएंगे फिर उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर अब इसके आगे कुछ बचता नहीं है, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए यहां पर ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/1 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है। मल्टीप्लाई होने पर हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई होने पर हमें एक 3/1 का मैट्रिक्स मिलेगा, यानी कि 1 2 3 ये 3 रो आने वाली हैं और कॉलम एक ही रहेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 0 इंटू 6 प्लस माइनस 1 इंटू 3 प्लस माइनस का 2 इंटू 2। ठीक, नाउ यहां पर अब देखा जाए तो माइनस का 7 इंटू कितना बनेगा 6 एंड प्लस 3 इंटू 3। आप सॉल्व करिए जल्दी से, क्या आ रहा आंसर इसका, मुझे आंसर बताइए। माइनस का 1 इंटू 3 एंड माइनस का 7 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 3 एंड प्लस माइनस का 4 इंटू 2। तो बताइए कितना आ रहा है आंसर। इधर हमारे पास x, y और z है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर आपने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। -7 का अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 1 एंड 7 5 एंड ये 5। डन। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी x की 1, y की वैल्यू 5 एंड z की वैल्यू 5। ठीक है, तो इस तरह से ये ए इनवर्स वाला क्वेश्चन आपका होगा। या इस क्वेश्चन में हम दो कॉन्सेप्ट को सीखे हैं। ठीक है, पहला कि किसी भी पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स दी गई है उसका इनवर्स कैसे निकालना है। ठीक है, और दूसरा कि कभी भी हमें अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अकेली दी गई हैं तो हम उसको पहले कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का फिर इनवर्स निकालेंगे। या फिर उन्होंने ऐसा कहा होगा कि फाइंड द ए इनवर्स एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो डेफिनेटली जो आपने इसको बनाया होगा तो ये और कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ आपको रिलेशन मिलेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। यहां पर इसी में एक ट्रांसपोज वाला क्वेश्चन भी आता है जो कि अभी हम इसके बाद अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके और कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन था कि कैसे सॉल्व करना है। यहां पर जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना वही हमारे पास ये ए दिया गया तो हमारा डायरेक्ट हो गया ये। ठीक है, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन जो है वो हमने जो अभी इससे पहले क्वेश्चन किया है ये उससे थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट्स वही है। ठीक है, वो एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, उससे ए इनवर्स कैसे निकालना है, और उसी मैट्रिक्स के जैसा जो हमने जब लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसी मैट्रिक्स के जैसा हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है जो कि सेम बन रहे थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ 2-3 चीजें अलग हैं। ठीक है, वो क्या है हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में इफ a इक्वल्स टू दिस एंड b इक्वल्स टू दिस दिया गया है, देन फाइंड ab, यानी कि a इंटू बी पहले तो हमें प्रोडक्ट करना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए प्रोडक्ट वाला, ठीक है, उस क्वेश्चन में अब आपको क्या होगा कि जब भी आप इसका प्रोडक्ट करेंगे
तो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म होगा। इस तरह के क्वेश्चन की हिंट मैं बता दे रहा हूं। जब आप a इंटू बी करेंगे, या तो आपके पास i मिल जाएगा, या 8i मिलेगा, 3i मिलेगा, कोई ki मिल सकता है, या i मिल सकता है। ठीक है, जिससे ये साबित हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि अगर ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है तो ये उसका इनवर्स बन जाएगा। a जो रहेगा वो रहेगा b का इनवर्स, और b जो है वो क्या हो जाएगा, a का इनवर्स। यानी कि इनवर्स उसको कहते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है, तो जो b है वो a का इनवर्स है, या a जो है वो b का इनवर्स है। आ रही बात समझ में कि नहीं? b की जगह जब हम a इंटू ए इनवर्स करते हैं तभी हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी में। यानी कि a का अगर आप इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है तो a b का इनवर्स है और b a का इनवर्स कहलाएगा। आ रही बात समझ में? b को आप a इनवर्स लिख सकते हैं, a को आप b इनवर्स लिख सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट जो है यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि बच्चों को पता होना चाहिए कि क्यों हम a इंटू बी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले उसके बाद ध्यान से देखिए लाइन में क्या कहा है, यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यूज इट टू सॉल्व यानी कि जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उस प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होगा जिसको यूज करते हुए इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन दो ही तरह से आ सकता है, या तो वो आपसे ए इनवर्स कह दें या ए बी फाइंड करने के लिए कह दें, और उससे जो प्रोडक्ट या जो रिजल्ट आएगा उसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज करने के लिए कह दिया जाए, या फिर वो आपसे डायरेक्टली कह दें कि सॉल्व दिस लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको ए इनवर्स निकालना है और इजीली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वो बड़ा इजी है, लेकिन अगर यूज करने के लिए कहा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है पहले। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, हम पहले a इंटू बी फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कि a b मैट्रिक्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो a b फाइंड करते वक्त देखो, ध्यान से देखो, यहां पर जो कॉमन मिस्टेक्स होती है, यहां पर हम उन कॉमन मिस्टेक्स को सुधारेंगे कि ऐसा क्या करें कि हमसे एरर्स ना आए। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस ऑफ 4, 2 1 2 2 1 3, एंड यहां पर 1 2 0, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 1 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने लिख दी। अब इनका मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का नियम क्या कहता है, क्या आप कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ या ना? कर सकते हैं। मैंने कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दी तो क्या आप मल्टीप्लाई कर लेंगे? हाँ, नहीं कर सकते। पहले आपको चेक करने पड़ेगा कि क्या मल्टीप्लाई करने की कंडीशंस जो हैं वो सही हैं या नहीं है। अगर मल्टीप्लाई करने की कंडीशंस वैलिड नहीं होंगी तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कंडीशन कहती है कि इसका ऑर्डर कितना है, 3/3, इसका ऑर्डर 3/3। तो ध्यान से देखो, पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, वो इन दोनों से मिलेगा। तो यानी कि 3/3, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करने पर एक ऐसा मैट्रिक्स मिलने वाला है जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई करना शुरू करूंगा। तो ए बी इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं एक ही बार में सॉल्व कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना ले रहा हूं। ठीक है, मैं एक बड़ा सा मैट्रिक्स बना ले रहा हूं ताकि उससे चीज़ों को डील करना थोड़ा इजी हो जाए मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, 3/3। 3/3 मतलब से 3 रोज 3 कॉलम्स, टोटल 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। डॉट मार्क कर दीजिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैंने डॉट और ये क्यों बनवाया, मैं नहीं सिखाना चाह रहा कि आप ऐसे 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 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे से ऐसे मल्टीप्लाई, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर उसके पीछे काम करता है।
ना कि ये रो लीजिए फिर इसमें लीजिए, वैसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए मैं ये वाला एलिमेंट फाइंड करना चाह रहा हूं, मिडल, इसका एलिमेंट की पोजीशन क्या है, रो 2 कॉलम 2। इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, रो 1 कॉलम 1। तो रो 1 कॉलम 1 का मतलब है कि आपको रो 1 और कॉलम 1 का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि -1 -3 इंटू 1, -3 इंटू 1 प्लस कितना है, -2 इंटू -2, -2 इंटू -2, ध्यान से देखिए, एंड -4 इंटू 0 प्लस माइनस का 4 इंटू 0। ये हमने पहला एलिमेंट फाइंड कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला एलिमेंट हमें मिल जाएगा डायरेक्ट। इससे एरर्स कम आएंगी, एरर्स कम आएंगी, थोड़े स्टेप ज़्यादा लग सकते हैं बट एरर्स कम आएंगी। अब बड़ा पहले ही आप इतना मैट्रिक्स बड़ा सा बनाएं ताकि आप एक ही बार में सॉल्व कर लें, यहाँ वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं हो, टाइम सेविंग रहेगा। मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बट अगर आप इसको सीरियसली खुद से सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी कम समय लेगा आपका, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर मैं किसी दूसरे एलिमेंट पर जाता हूँ, ठीक है, मैं इस एलिमेंट पर जाता हूँ, ठीक है, जैसे सेकेंड एलिमेंट पर, ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट के मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ सेकेंड एलिमेंट के लिए, या फिर सब गड़बड़ हो गया, स्पेस थोड़ा कम है। ये A11 मिल गया, यहाँ पर मैं A12 ले रहा हूँ, फिर नीचे चलिए देखते हैं जितना स्पेस है, सेकेंड एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। रो 1 2, रो 1 लिया, कॉलम 2 लिया, वही माइनस का 3 इंटू 2, ठीक है, प्लस -2 इंटू -1, -2 इंटू -1, और फिर क्या रहेगा, माइनस का 4 इंटू -1, माइनस ऑफ 4 इंटू -1, ठीक है। तो ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हों तो आप इस पैटर्न का फॉलो करेंगे। जैसे आप यहाँ की पोजीशन का एलिमेंट निकाल रहे हैं, या यहाँ 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 या तो जो भी पोजीशन का आप एलिमेंट निकाल रहे हैं उस रो को उस कॉलम से मल्टीप्लाई करना। जैसे इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन आएगी A3 2, तो रो 3 लेनी है और कॉलम 2, यानी कि 2 इंटू 2, 1 इंटू -1, 3 इंटू -1, इस तरह से। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 1-2 स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं, कुछ स्टेप्स आप आगे खुद से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास जो एलिमेंट आएंगे, इसको सॉल्व करने पे बनेगा 0, ठीक है, इसको सॉल्व करने पे बनेगा, सॉरी, इसको सॉल्व करने पे बनेगा 1, ये 0 आएगा और ये भी 0 रहेगा, ठीक है। यहां 0, फिर ये 1 आएगा, मैं डॉट हटा दे रहा हूं, ये 0 रहेगा, यहां 0, ये आपका 0 और फिर ये 1। तो यानी कि यहां पर आपके पास क्या आ रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म हो जा रहा है, यानी कि आपके पास जो AB जो है, AB इक्वल्स टू क्या बना, I बना, AB इक्वल्स टू I, AB इक्वल्स टू I बना। समटाइम्स, कुछ केसेस में, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, कुछ केसेस में यहां पर 1 1 1 की जगह स्केलर मैट्रिक्स आ जाए, 2 2 2 आ जाए, 3 3 3 आ जाए, 4 4 4 आ जाए, तो वो फिर हम 2 3 4 कॉमन ले लेंगे। कैसे ले लेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैं इसका नहीं, एक अलग से पार्ट बता रहा हूं कि AB इक्वल्स टू 3I आया, यानी कि सब में 3 3 आया तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, हाँ या ना। अब क्या करूंगा, तो 1/8 AB इक्वल्स टू I लिख सकता हूं कि नहीं, सॉरी 1/3 AB इक्वल्स टू I लिख सकता हूं कि नहीं। अगर ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी तो 1/3 इंटू B इज द A इनवर्स। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अगर
ए मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो इन ए का इनवर्स कौन होगा बताइए, 1/3 बी। ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो बी का इनवर्स कौन है ए, और ए का इनवर्स कौन है बी। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जब इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आई मिल रहा है तो ए का इनवर्स 1/3 बी रहेगा और बी का इनवर्स 1/3 ए रहेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, जब भी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में ये कॉमन मिस्टेक बच्चे कर देते हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे, और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो फिर वो क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जगह यहां 8 मिल जाता है, फिर वो भूल जाते हैं कि आगे हमें करना क्या है। आ रही बात समझ में मेरी कि नहीं? तो चलिए पहले आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर अब हम यहां पर मैं इरेज कर रहा हूं, फिर अब हम इसके आगे की कहानी बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हमने बात कर ली कि हमारे पास क्या ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया है, आई आ चुका है, हाँ या ना? ठीक है, अब ए बी इज इक्वल्स टू आई आ गया है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, अब क्या करना है कि इस प्रोडक्ट को ही यूज करते हुए हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी है। थोड़ा सा सावधानी से और ध्यान रखिएगा, ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, आता ही है। आपको अगर देखिए पेपर अगर टफ करना हुआ या पेपर में थोड़ा सा बच्चे को डाइवर्ट करना हुआ तो वो आपसे क्या है, जो इसके पहले हमने डायरेक्ट क्वेश्चन किया उसकी जगह ना दे, उसको ना दे करके थोड़ा सा घुमा दें वो आपको, तो आप पहले से रेडी रहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस प्रोडक्ट को यूज करके, हमें पता है ए का इनवर्स बी है, ठीक है, और बी का इनवर्स ए है। इतना तो समझ में आ गया कि जो बी है वो एक्चुअली में क्या है, ए इनवर्स, और जो ए है वो क्या है, बी का इनवर्स। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो अगर हम b का इनवर्स निकालते हैं, b का इनवर्स, तो b के इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, a। आ रही बात समझ में? ये जो a है, मैं फिर से बता दे रहा हूं, a इज इक्वल्स टू b इनवर्स। ठीक है, बगल में भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जब मैंने यहां से कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट मैट्रिक्स, अब ए बी यूज हो रहा है, ट्रांसपोज हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने नए नाम यूज किए। ए एक्स इक्वल्स टू बी की जगह मैंने पी एक्स इक्वल्स टू क्यू में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ताकि हम लोगों में कंफ्यूजन ना हो। आ रही बात समझ? तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को मैंने पी से डिनोट किया, और इसको मैंने वेरिएबल को एक्स से, और कांस्टेंट मैट्रिक्स को मैंने क्यू से डिनोट किया। क्लियर हो गई मेरी बात समझ में? अब जब मैंने कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखा तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनमें से किसी से मैच होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे का वो इनवर्स बन पाएगा, हाँ या ना? यस ना? तो देखा, तो ध्यान से देखो इसमें से किस से मैच हो रहा है, ए से हो रहा है या बी से हो रहा है, बताइए। बी से हो रहा है, बट बी के ट्रांसपोज से हो रहा है। यहां पर देखो 1 2 0, तो यहां 1 2 0, यस। यहां पर 2 -2 -1 -2 -2 -1, यहां वर्टिकल है, यहां हॉरिजॉन्टल है। आ रही बात समझ में? तो अगर ये है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास बी है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि हमें पता है बी से मैच हो रहा, ए से भी मैच हो सकता है। आ रही बात समझ में? अभी ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो रहा है वो किससे मैच हो रहा है, बी के ट्रांसपोज से मैच हो रहा कि नहीं हो रहा, हाँ या ना? तो हमने क्या किया कि यहां पर हाँ पता है बी का इनवर्स कौन होगा, ए, तो हम बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब यहां पर हमारे पास ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है कि टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो इनके ट्रांसपोज करेंगे दोनों तरफ, वो भी कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ध्यान से देखो हमने क्या किया, ट्रांसपोज लिया दोनों तरफ। अब ट्रांसपोज की ही प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकाले या ए ट्रांसपोज का इनवर्स निकाले, दोनों ही कैसे होते हैं, इक्वल। तो यानी कि बी इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें या हम बी का ट्रांसपोज निकालें, सॉरी बी ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें, मिलेगा हमें सेम। आगे बात समझ में कि नहीं? तो इसको मैंने क्या किया, एक इक्वेशन बना दिया मैंने, इसको इक्वेशन 1 बना दिया, हाँ या ना? इतने में किसी को दिक्कत है? एक्चुअली हमें बी का ट्रांसपोज करना था और उसका क्या करना था, इनवर्स। एक्चुअली हमें चाहिए क्या है,
बी ट्रांसपोज, हाँ या ना, बी ट्रांसपोज का इनवर्स। तो बी ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हुआ, ए ट्रांसपोज हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ध्यान से देखो, अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, सो पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P इनवर्स Q, हाँ के ना। अब जो P इनवर्स है, P इनवर्स जो है हमारे पास, वो किससे, इसका P जो है वो किससे मैच हो रहा है, B के ट्रांसपोज से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि P जो है, P इज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज। तो P इनवर्स अगर निकालते हैं हम तो क्या निकलेगा, B ट्रांसपोज का इनवर्स, हाँ या ना। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा B ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू Q, और ये क्या बनेगा, ये आएगा B ट्रांसपोज का इनवर्स जो है वो क्या है, A ट्रांसपोज। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्टली A ट्रांसपोज, तो x इक्वल्स टू दिस। पहले जल्दी से ये नोट कर लीजिए, फिर मैं ये इरेज करूंगा और उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में कि नहीं, चलिए तो मतलब से हम अगर A ट्रांसपोज में Q का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा कि नहीं। चलिए तो मैं यहाँ इरेज कर दे रहा हूं इसको, ये हमने नोट कर लिया है। अब हम डायरेक्टली इधर से, यानी कि हमें P इनवर्स चाहिए था, तो P इनवर्स एक्चुअली क्या होने वाला है हमारे पास, P इनवर्स जो है वो हमारे पास 3 2 3, ठीक है। और जो P इनवर्स है वो हमारे पास A ट्रांसपोज होने वाला, तो A हमारे पास ये रहा, A ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस का 3 -2 -4 2 1 2 2 1 एंड 3। अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 -1 और 1, सॉल्व करने पे ये मल्टीप्लाई आपके लिए है, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट काम कर रहा है इस क्वेश्चन के पीछे, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान लगाइए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला, ठीक है, बट ये क्वेश्चन आपका जो पहले का क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन 1 फर्स्ट क्वेश्चन किया था मैंने इस वीडियो का, वैसे ही होगा, ठीक है। वैल्यू हमारी फ्रैक्शनल मतलब से 1/x के फॉर्मेशन में आएगी, ध्यान से देखो। तो अगर हमारे पास ये 3 यानी कि 1 2 एंड 3 लीनियर इक्वेशंस हमारे पास है, और इन 3 लीनियर इक्वेशंस को यूज करके आपको क्या करना है कि आपको, ठीक है, आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज करके आपको ये जो गिवन 3 लीनियर इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो लिसन, वही पुराना कॉन्सेप्ट है कि पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब से कितना आ जाएगा, 2 3 10 4 -6 एंड 5 6 9 -20, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे 1/x 1/y 1/z, ओके, इज इक्वल्स टू, और फिर यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारे पास कांस्टेंट 4 1 और 2, ये हमारे पास a है, ये x है और ये b है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, a इनवर्स b। अब a का इनवर्स हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालना है, आपको पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर आपको क्या करना है कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो आपको क्या करना है, तब जाकर के आप उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो आपका इनवर्स नहीं निकलेगा, यानी कि सॉल्यूशन ये जो लीनियर इक्वेशंस है इनका एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। फिर आप माइनर्स निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद आपके पास इस तरह से ए इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप स्टेप्स भी अगर आप फॉलो करते हैं तो स्टेप मार्किंग मिलेगी, लेकिन तब जब आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, प्रॉपर स्टेप्स के साथ आपने काम किया हो, ठीक है। अगर आपने स्टेप्स स्किप किए हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं पेज भर रहा हूं केवल और केवल, जगह एक्स्ट्रा स्पेसेस छोड़ करके आप पन्ने भर रहे हैं, केवल कॉपी भरना चाहते हैं, तो उससे कुछ फायदा नहीं है। कट करने में ज़्यादा समय नहीं लगता एग्जामिनर को, ठीक है।
तो इसलिए आप जो भी लिखें सही लिखें, अगर वैल्यूज गलत आ रही बट द स्टेप्स तो एटलीस्ट आपके सही है, अच्छे से आपने रिप्रेजेंट किए हैं, तो मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे स्टेप मार्क में। ठीक है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे जो कि मैट्रिक्स में बन जाता है और पिछले साल ये आया हुआ भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये आपका जो है डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, बट बच्चे इसको कुछ अलग ही डायरेक्शन में क्वेश्चन को सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन कहा गया है द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रैवल बाय अ रोलर कोस्टर, ठीक है, इज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस। यानी कि एक रोलर कोस्टर है जो कि कुछ एक पाथ जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, जिसका एक्सप्रेशन हमें ये जो है दिया गया है, जो कि मैंने यहां पर नोट कर दिया। अब ये जो पाथ है वो क्या कर रहा है, जैसे ये पाथ है, ये कुछ पॉइंट से पास हो रहा होगा, हाँ या ना। ठीक है, इट पासिस थ्रू द पॉइंट ये, तो यहां पर -1,0, 2, -2,35 एंड 1, -40 से ये रोलर कोस्टर जो है इन 3 पॉइंट से क्या कर रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। तो इसमें जो ए, बी और सी है हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो एक क्लियर सी बात है, मैं यहां पर मैंने उसका कुछ सॉल्यूशन भी पहले से मार्क किया हुआ है, तो आप यहां पर पहले सॉल्यूशन को भी समझे। ठीक है, कि द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ द कर्व, तो जो हमें कर्व दिया गया है यानी कि एफ एक्स है, हम एफ एक्स को वाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बाकी पूरा एक्सप्रेशन मैंने ऐसे पुट कर दिया, हाँ कि ना। तो जब ये एक्सप्रेशन यानी कि ये जो कर्व है, जब इफ इट पास थ्रू द पॉइंट -1, 0, ठीक है, तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। तो इस एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू मैं पुट करता हूं। मैंने y की जगह पे 0 पुट किया, x की जगह पे -1 पुट किया। सॉल्व करने पे मेरा क्या हुआ, ये एक पहला इक्वेशन आया मेरा। डन। नाउ बाकी के क्वेश्चंस में क्या है कि आपको इक्वेशंस ऑलरेडी बने बनाए दिए गए थे, बट यहां पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात कर लेते हैं सीबीएसई में कभी कभी, तो वहां पर आपको एक लॉजिकल थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर दे दिया जाता है कि आपको पहले इक्वेशंस बनानी है, देन फिर उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट मेथड से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इफ इट पास थ्रू द पॉइंट -2, 35, तो y की वैल्यू 35 पुट की, x की वैल्यू पुट की, और ये मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। उसके बाद ऐसे ही मैंने यहां पर y की वैल्यू -40 और x की वैल्यू मैंने यहां पर पुट की 1। तो जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास यहां पर ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन 3। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो यहां पर अभी क्या हुआ, मेरी इक्वेशन 1, 2 और 3 जो है वो बन करके रेडी हो गई। अब हमें इन इक्वेशंस को, इन गिवन इक्वेशंस को, या जो हमने इक्वेशंस फाइंड की हैं, इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को अब हम डिटर्मिनेंट मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट मेथड्स की हेल्प से अगर आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो वापस से आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर क्या करना है कि आपको पहले एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, फिर आपको एक वेरिएबल मैट्रिक्स बनानी है, और फिर आपको एक कांस्टेंट मैट्रिक्स बनानी है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स देखा जाए तो -1, 1 एंड 1, यहां पर हमारे पास 27 आया, ये हमारे पास A, B, C आ जाएंगे। यहां पर देखा जाए तो -8 एंड 4 -2, यहां पर 1, 1, 1, और यहां पर देखा जाए तो ये 35 है और ये 40 है। ठीक है, अगर मैं इसको A ले लूं, इसको X ले लूं और इसको B ले लूं, तो X इक्वल्स टू क्या होगा, A इनवर्स B। यानी कि आपको A का इनवर्स फाइंड करना है तो पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, माइनस कोफैक्टर्स एडजॉइंट एंड देन A इनवर्स के बाद आप इसमें मल्टीप्लाई करें। कोशिश करें आप ज़्यादातर ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में ना अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंदी होता है। ये क्वेश्चन लेंदी होता है, अगर थोड़ा सा भी गलती हुई तो आपका पूरा टाइम 0 हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद ही अटेम्प्ट करें, कम से कम 2 घंटे के बाद ही अटेम्प्ट करें। पहले जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो आप डिटर्मिनेंट का जो भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है वो आपको जो पहले आ रहा है आप उसको करने के बाद इसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है और अगर आपसे कट करना पड़ता है तो फिर हमारे पास जो टाइम वेस्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कुछ मेजर क्वेश्चंस जो कि डिटर्मिनेंट के पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर्स में मैक्सिमम
कुछ सैम्पल पेपर्स में, अधिकांशतः सैम्पल पेपर्स में ये इसी तरह के क्वेश्चंस देखे जाते हैं, जो कि हमने 3-4 तरह के आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस हैं वो हम लोग और भी डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।